हेलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन, जिसका कि पूरे फिजिक्स में ज़रूरत है। इवन 12 के भी कई टॉपिक में सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन होता है और 11 के भी कई टॉपिक में इसका एप्लीकेशन है और ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर्कुलर मोशन। तो देखिए, सर्कुलर मोशन को समझने के पहले जो है कुछ हम लोग इसके लिए ज़रूरी बात जो है उसको हम लोग समझें कि क्या होता है। जैसे आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये समझना ज़रूरी है। क्या एंगुलर वेलोसिटी होता है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जो पूरे फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो कोई भी पार्टिकल जो एंगल कवर करता है, एंगल, जैसे कोई भी पार्टिकल मान लो कि ए से बी तक जाता है, तो यह जो एंगल होगा यही कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कोई पार्टिकल अगर ए से बी तक जाता है तो यह जो एंगल कवर करेगा इसी को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है, जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम में एंगुलर नहीं लगाना, ऐसे नहीं टाइम घुमा के होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो टाइम तो बस टाइम है। और एंगुलर वेलोसिटी का इंडिकेशन क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। रस में जोर से बोलो। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का इंडिकेशन क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक बात है। तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब थीटा बाय टी हो गया। ठीक है, थीटा अपॉन टी। और थीटा बाय टी तो हुआ ही, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्या लिख सकते हैं? डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बात एक ही है। देखो, एंगुलर वेलोसिटी के लिए कई फार्मूला होता है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए कई फार्मूला होता है, जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर पहले तो थीटा बाई टी हुआ, फिर डेल थीटा अपॉन डेल टी, और फिर इसी को लिखा जा सकता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 और नीचे T2 माइनस T1। बात एक ही है। फिर देखिए, अगर हम लोग कंप्लीट रोटेशन की बात करें, फॉर कंप्लीट रोटेशन, तो कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल ए से चला और यहाँ तक फिर वापस ए पर आ गया, ए से चला और ए पर पहुँच गया, तो ये कंप्लीट रोटेशन वाली बात हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? कंप्लीट रोटेशन वाली बात हो गई। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ए से चला और ए पर पहुंच गया, तो ये बताओ ये कितना एंगल कवर किया? 360, मतलब 2 पाई, है ना, 360। तो यही यहाँ पर लिखा गया है फॉर कंप्लीट रोटेशन। थीटा कितने के बराबर हो गया? थीटा कितने के बराबर हो गया? 2 पाई। और नीचे जो टाइम है, ये टाइम जो हो गया आपका, ये टाइम पीरियड हो गया। इसलिए कि कंप्लीट रोटेशन करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। कंप्लीट रोटेशन करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। टी यहाँ पर क्या है साहब? टाइम पीरियड है। टी क्या है? टी क्या है? टाइम पीरियड है। आई बात समझ में? टी है टाइम पीरियड। तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला 2 पाई बाय टी भी हो गया। ठीक है। और 1 बाय टाइम पीरियड को क्या देते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो जैसे ही 1 बाय टाइम पीरियड को अगर हम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एन। ये आपका फॉर्मूला हो गया ओमेगा के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए।
तो देखिए ओमेगा का फॉर्मूला आपके पास कई है, थीटा बाई टी भी है, डेल थीटा बाई डेल टी भी है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, नीचे T2 माइनस T1 भी है, 2 पाई बाई टी भी है, और यहाँ पर ओमेगा के लिए 2 पाई n भी है। ये बात समझ में आया? फिर देखिए अगर हम बात करें, यहाँ तक जो ये बात थी किसके लिए थी? एवरेज के लिए। ये आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हुआ। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, बोलो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? ये लिख चुके हैं आप लोग ना। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब अगर यहां पर हम बात करें, फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या होगा? डी थीटा अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। आई बात समझ में? ऐसे जो आप जाने ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, तो वही आपका कन्वर्ट हो गया इसके कैलकुलस फॉर्म में, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? no, और डी थीटा बटे डी टी का क्या मतलब है? जब अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार मार्किंग में लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी देगा। आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time gives angular velocity। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसका कैलकुलस फॉर्म हुआ। ये बात क्लियर हुआ? तो ये एंगुलर वेलोसिटी वाली बात हुई, ठीक है। अब यहां देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताइए कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। आई बात समझ में? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तब आइए बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये बात समझ गए ना? अब आइए एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है किससे? अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट किया जाता है? अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर बोलो वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब उसी तरह से यहां पर अल्फा को क्या दे सकते हैं? अल्फा को क्या दे सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी तरह से ओमेगा बाय टी या तो होगा ही अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या भी होगा। और कैलकुलस फॉर्म में क्या करेंगे? कैलकुलस फॉर्म में इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू
डी ओमेगा अपॉन डी टी, यह भी होगा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये बताओ कि अभी हम लोग देखे थे ओमेगा इक्वल टू क्या देखे थे? डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इक्वल टू क्या देखे थे? ओमेगा इक्वल टू क्या देखे थे? डी थीटा अपॉन डी टी। और अगर यहाँ पर रख दें ओमेगा को, ओमेगा के लिए डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसी को लिखा जाता है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी को कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर ठंडा पड़ गया, क्या बोलते हैं इसको? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो अल्फा के लिए आपके पास ये भी फॉर्मूला हो गया डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि क्या रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच, इस पर बात करेंगे। पहले इसको लिखिए। अब आइए नेक्स्ट, क्या रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और आर जहाँ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये रिलेशन होता है। कैसे होता है इसको हम लोग देखें। देखो जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल अगर ए से बी तक जाता है, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इस तरह से जाता है, और एंगल कितना कवर कर रहा है? थीटा एंगल कवर कर रहा है। कितना एंगल कवर कर रहा है? थीटा एंगल कवर कर रहा है। तो ये बताओ कि थीटा इक्वल टू होता है क्या? आर का अपॉन रेडियस। जनरल फार्मूला, बच्चा वाला फार्मूला, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। तो आर्क, आर्क क्या हुआ? ए से बी तक जब जाता है तो ये आपका आर्क हुआ। आर्क को यहाँ पर एल से इंडिकेट कर रहे हैं, आर्क। और ये लीनियर डिस्टेंस होता है। आर्क क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर एल अपॉन आर, कोना कोने गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एल इक्वल टू कितना हो गया? थीटा आर। एल इक्वल टू थीटा आर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? dl बाई डी टी। और ये बताओ रेडियस, रेडियस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कोई भी सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो रेडियस क्या होगा? और अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ ही नहीं होगा। सर्कुलर पाथ अगर है तो रेडियस को कांस्टेंट होना होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं। तो आर को अभी बाहर निकाल लिया। क्या किया? आर को बाहर निकला। उसके बाद क्या हो गया? डी थीटा अपॉन डी टी। तो अब ये बताओ डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा, और डी एल अपॉन डी टी वी। डी एल मतलब ये आपका लेंथ जो आर्क है, ये लीनियर डिस्टेंस है। तो इसको समझिए आपकी ये आपका डी एस अपॉन डी टी है या डी एक्स अपॉन डी टी है। तो ये आपका v हो गया, और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो गया। आर अपने जगह पर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जैसे किया गया, आप ये भी कर सकते थे कि दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, फिर भी हो जाएगा। बात एक ही है। दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो भी हो जाएगा। एल बाई टी हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो गया। यहाँ थीटा बाई टी करिएगा, ये ओमेगा हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हुआ। अब आइए दोनों एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन
लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो सबसे पहले तो ये भी याद रखिए कि रिलेशन जो होता है ए इक्वल टू आर अल्फा। इस रिलेशन को याद रखना कैसे होता है वो तो अभी हम लोग देख लेंगे 2 मिनट में, लेकिन ये याद भी रखना ए इक्वल टू अल्फा आर या ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। और आर क्या है? रेडियस है। ए इक्वल टू आर अल्फा, इसलिए इस तरह से बोल लेना एक दो बार। ए इक्वल टू याद रहेगा, ए इक्वल टू। ठीक बात है, सही बात है। अब ये होता कैसे है ये तो प्रूफ हम लोग 2 मिनट में देख लेंगे। अभी हमारे पास आया था फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर, ये मिला था। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? v इक्वल टू ओमेगा आर। अब फिर क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करना है इसको? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? अरे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाली बात है तो रेस्पेक्ट किसका होना चाहिए? नेचुरली टाइम का ही रेस्पेक्ट होना चाहिए। किसका रेस्पेक्ट होना चाहिए? टाइम का होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dv अपॉन dt और dt ऑफ ओमेगा आर। तो dv बाई dt ये हो गया। अब फिर r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? r क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? r कांस्टेंट है तो r को बाहर निकाला और d ओमेगा अपॉन dt। अब बोलो साहब dv बाई dt क्या होता है? dv बाई dt क्या होता है? और d ओमेगा बाई dt क्या होता है? dv बाई dt लीनियर एक्सेलरेशन, d ओमेगा बाई dt dv बाई dt लीनियर एक्सेलरेशन, dv बाई dt लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू r और d ओमेगा बाई dt। तो क्या फॉर्मूला मिल गया? a इक्वल टू आर अल्फा। क्या फॉर्मूला मिल गया? आई बात समझ में? ये तो पहले लिखे हुए हैं ही। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्योंकि यहाँ पर dv बाई dt क्या है? a है, आपको पता है। और d ओमेगा बाई dt क्या होता है? अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर पुट कर दिया। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या निकला था? v इक्वल टू ओमेगा आर। और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन क्या निकला? a इक्वल टू आर अल्फा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ गए? इसका आपको हर जगह आपको काम मिलेगा पूरे फिजिक्स में, और सर्कुलर मोशन के लिए तो ये जरूरी है ही। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, अगर कोई भी पार्टिकल जैसे एक चक्कर लगाता है तो कितना एंगल कवर करता है? एक चक्कर लगाता है तो कितना एंगल कवर करता है? 2 पाई और 360 डिग्री, यही ना? और 360 डिग्री और इसको 2 पाई भी बोलते हैं। 2 पाई ये रेडियन में हुआ, इसलिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ये लिख लिए आप लोग? ठीक है, ऊपर लिख चुके हैं? यस सर। तो यहां देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसको भी याद रखना है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, इसलिए 360 डिग्री होता है तो हम लोग 2 पाई बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा अब ये बताओ एक रोटेशन में कितना एंगल कवर किया? 2 पाई। एक रोटेशन में 2 पाई, 2 रोटेशन में 2 रोटेशन में 4 पाई, 3 रोटेशन में 6 पाई, n रोटेशन में बारे बहादुर, n रोटेशन में 2n पाई, जो उसमें नहीं आ जाना है। n रोटेशन में n पाई नहीं बल्कि 2n पाई। आई बात समझ में? एक रोटेशन में
2 पाई, 2 रोटेशन में, 3 रोटेशन में, n रोटेशन में, ऐसा नहीं कि n पाई, n रोटेशन में 2n पाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल जो है मान लो 16 पाई एंगल कवर किया, कितना रोटेशन हुआ? 16 पाई। कितना रोटेशन हुआ? 16 पाई में, हाँ? तो क्या करेंगे इसमें? कितना रोटेशन हुआ? 2 पाई से भाग दे दिया, 8 रोटेशन हुआ। बात समझ में आया? तो अगर एंगल पता चल जाए तो कितना रोटेशन किया, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? ये बात क्लियर हो गया? तो यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब आइए देखिए, सर्कुलर मोशन होता क्या है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको समझना है। जानते तो हैं ही, चक्कर लगाना, गोल गोल चक्कर लगाना, है ना? तो ये सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं, इफ बॉडी मूव्स इन सच ए पाथ सो दैट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह का जो मोशन होता है वह सर्कुलर मोशन कहलाता है। इफ बॉडी मूव्स इन सच ए पाथ सो दैट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट is always constant, then such type of motion is known as circular motion। और वह जो certain fixed point होगा वो क्या होगा? सेंटर होगा, सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। और बॉडी का जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देखो, जैसे कोई भी पार्टिकल इस तरह से ये मूव कर रहा है तो यह सर्टेन फिक्स पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? सेंटर। और यह जो बॉडी का डिस्टेंस होगा कहां से? सेंटर से सर्टेन फिक्स पॉइंट से, ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इसी बात को डिफाइन किया गया, ए पार्टिकल मूव्स इन सच ए पाथ सो दैट डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सर्टेन फिक्स पॉइंट is known as radius of the circular path। फिर देखिए, जो इसमें खास बात, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वैसे स्थिति में हर एक पॉइंट पर, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वह चेंज करता जाता है। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो तो भी डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पर चेंज करेगा, हर जगह चेंज करता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही हर एक पॉइंट पर चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो होगा क्या? हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है। हर एक पॉइंट पर क्या होता है? टेंजेंशियल। जैसे कहीं भी इस पॉइंट पर बात करें, अगर सर्कुलर पाथ हो रहा है तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट खींच दीजिए, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। यहां पर हम पूछें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए, ये डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पर पूछें तो डायरेक्शन यहां पर खींच दीजिए। तो देखो, हर एक पॉइंट पर देखिए ये टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही क्या होगा? सेम होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। ये लिख लिया आप लोग। देखो, इसको थोड़ा और समझिए। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, हर एक पॉइंट पर जो इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर होगा। दोनों का टेंजेंशियल ही, दोनों एक डायरेक्शन में है। इधर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का भी इधर ही होगा। यहां भी बात करें, देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। जहां बात करें, यहां बात करें, फिर यहां पर टेंजेंट खींचेंगे। और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, ये आपको पता है। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो हर एक पॉइंट पर क्या होता है?
टेंजेंशियल होता है, यहाँ भी टेंजेंशियल, यहाँ भी टेंजेंशियल, यहाँ भी टेंजेंशियल, हर जगह क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं? हर एक पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन, और कारण इसके पीछे अंदर की बात कि वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसलिए यहाँ इसके डायरेक्शन को भी देखना होगा, और डायरेक्शन हर एक जगह चेंज करता है। इसलिए कभी भी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकता है। किसी भी सूरत में सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक जगह चेंज करता है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन जब चेंज करता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अगर मुंह से निकल भी जाए, बोले भी आदत है वेलोसिटी वेलोसिटी करने की हम लोगों की, फिजिक्स वालों की, तो वो समझ लो कि हम उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। इसलिए कि डायरेक्शन तो कभी जो है कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, हर जगह चेंज करता है, हर एक पॉइंट पर चेंज करता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? और इसी के आधार पर सर्कुलर मोशन जो है दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, कौन कौन सा, तो ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा ये बताएंगे। ठीक है, मैं हूँ RK सर, हमारा चैनल छोटा सा इनोवेशन एकेडमी, और अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।